हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में एक नई सब्जेक्ट को ऊर्जा के साथ लेकर आए हैं, है ना। और वो सब्जेक्ट आपकी काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी और वो सब्जेक्ट आपकी है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी, जो आपकी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, है ना। आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे बायोलॉजी के। तो आज फिर से इस वीडियो में बायोलॉजी के क्लास आ गई है और बायोलॉजी के क्लास में आज आप लोग को हम श्वसन के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में? तो सर श्वसन के बारे में, श्वसन के बारे में बताने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। आज हम लोग श्वसन के बारे में बहुत ही अच्छा से अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन है क्या, श्वसन किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि श्वसन यानी कि श्वसन मतलब आप सभी जानते होंगे कि सांस लेना, है ना। कहीं ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन यानी कि श्वसन हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अहम एक प्रक्रिया है ना। श्वसन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहा जाए कि श्वसन एक हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन कहाँ रहता है। तो सर ऑक्सीजन रहता है वायुमंडल में। कहाँ रहता है? वायुमंडल में। तो बताइए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को, कहाँ से? वायुमंडल से ऑक्सीजन को मानव शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा शरीर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। जब शरीर में निर्माण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जाता है और वो कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है, यानी आपके अंदर मशीन है हम लोग के अंदर, वो किस चीज में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो शरीर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? श्वसन। श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को, अच्छा से लिख लेते हैं ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन को मानव शरीर के कोशिकाओं, मानव शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, क्या करना? पहुंचाना तथा शरीर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, यानी रेस्पिरेशन कहा जाता है। हम लोग श्वसन के लिख लिया क्या? डिफिनेशन। क्या सर जी? तो ऑक्सीजन आप सभी लोग जानते हैं कहाँ रहता है? वायुमंडल में रहता है। तो लिखे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना? बताइए, ऑक्सीजन कहाँ जाता है? तो हमारे शरीर में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे शरीर में। और हमारे शरीर में कौन अंग में जाता है? तो सर जी फेफड़ा में जाता है ऑक्सीजन, है ना। कौन अंग में? फेफड़ा।
बताइए श्वसन अंग कौन है मानव के? तो सर फेफड़ा। किसके द्वारा जाता है? तो सर नाक के द्वारा जाता है। किसमें? फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा क्या करता है? सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को मानव शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर से निर्मित, यानी शरीर से निर्माण कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कन्वर्ट किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। वही को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, आगे देख लो बचवा। चलिए अभी आप लोग को बताएं क्या कि सर अभी आप बताएं कि ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी इसको हवा भी बोलते हैं, और O2 तो नाम है ही, इसको हवा भी बोलेंगे, राइट। बताओ ये हवा कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो सर ये आपका जाएगा फेफड़ा में, है ना। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा में। किसके द्वारा? तो नाक और मुंह के द्वारा। हम लोग सांस किसके किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा लेते हैं, है ना। तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में जाएगा। अब बताइए फेफड़ा क्या करेगा? अच्छा एक बात और, आप लोग ये बताओ कि ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है किसके द्वारा? नाक के मुंह के द्वारा। तो नाक और मुंह कहीं ना कहीं फेफड़ा से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एक नली के द्वारा, है ना। नली के द्वारा जाता है ऑक्सीजन, नली के द्वारा जाता है ना, फेफड़ा में। लेकिन का फेफड़ों से बहुत सारा नली है ना। यहां से भी आपका पाइप है। बताइए नाक में पाइप है ना, ये जो क्या उसको बोलते हैं? ये नली है, ये पाइप जैसा फेफड़ा तक है। तो हम लोग जान गए कि नाक से यानी मुंह से भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते थे फेफड़ा तक, नली के द्वारा या पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या फेफड़ा से भी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आपका नली है, पाइप है? नहीं सर, पाइप और नली नहीं है। वो आपको पहुंचाया जाता है फेफड़ों से, जिसका रंग लाल होता है। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। क्या? रक्त। यानी कि आपका रक्त के द्वारा क्या पहुंचाया जाता है? ऑक्सीजन कोशिकाओं में, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फेफड़ा कहां पहुंच गया? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहां पहुंच गया? कोशिकाओं में। अब बताइए, अब बताओ आप लोग कि हम लोग खाना खाते हैं, क्या भोजन करते हैं, तो वो आपका शरीर में, आपके शरीर में जाके, है ना, आपके शरीर में जाके कहीं ना कहीं शरीर के कोशिकाओं में जाकर वो किस चीज में जमा रहता है? तो सर ग्लूकोज में। किस में जमा रहता है? तो ग्लूकोज में रहता है बचवा, ग्लूकोज में, है ना। और ये ग्लूकोज क्या करता है? ये जमा रहता है और ये इंतजार करते रहता है किसका? ऑक्सीजन का। किसका इंतजार करते रहता है? कि ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन कब आए कि उसके साथ हम क्या करें? क्रिया करें, अभिक्रिया करें। और ये आपका क्रिया करके यानी ये दोनों टूटकर बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तभी ना हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तभी ना बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बताओ ऑक्सीजन किसके साथ टूटा? तो सर ग्लूकोज के साथ। तब वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बताइए और क्या बनता है? तो सर और बनता है आपका जल। क्या बनता है? जल। और बताओ बचवा? तो सर जी ऊर्जा। ऊर्जा। सर ऊर्जा क्या हो गया? ऊर्जा कहां से आ गया? अच्छा एक बताओ, और आप बताओ, क्या आप लोग खाना, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी खाते हो या फल, है ना, कुछ भी आप लोग खाते हो, क्या उससे आपको ऊर्जा मिलती है? कहीं ना कहीं आपको उससे ऊर्जा सिर्फ नहीं मिल रही है। आप कितना भी कुछ भी खा लो, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी जब तक आप ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करेंगे। जब भी आप ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसी से आपको क्या मिलता है? मेन मुख्य चीज वही है आपको ऊर्जा के लिए। तभी हम लोग क्या कर पाते हैं? ऊर्जा के तहत, ऊर्जा की सहायता से कोई काम कर पाते हैं, है ना। तो बताओ कोई बोलेगा कि क्या हमको खाना से सिर्फ ऊर्जा मिलता है? तो बोलना कि कभी नहीं, हमको ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज के साथ क्या होता है? टूटता है। तब ना वो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी काम को पूरा कर पाते हैं, है ना। चलो अब इसको क्या कीजिएगा बताइए। ग्लूकोज के सूत्र कौन कौन जानता है? तो सर हम जानते हैं। क्या होता है बचवा? तो आपका ये होता है C6H12O6, है ना। C6H12O6
प्लस O2। बताओ यही ना ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन से क्रिया अभिक्रिया करके टूट के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम किसी भी काम को करेंगे नहीं करेंगे, है ना। इसलिए ऊर्जा काफी ज्यादा आवश्यक है ना। चलिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो सर जी ऑक्सीजन से मिलता है। अब इसको क्या कीजिए, आप बताइए संतुलित करने के लिए, जो कि आप केमिस्ट्री में सीखे होंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा बचवा, 6 लगा देना, 6 ये आपका हो गया क्या, संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़िए आगे। श्वसन के प्रकार अब हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार बताओ, कमेंट्स में आप बताइए श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। सर जी इस श्वसन के भी प्रकार हो भाई, जो हम लोग सांस लेते हैं उसका भी प्रकार होता है। सर एक तरह से तो सांसें लेते हैं, या तो मुंह से नहीं तो नाक से, अब इसका कौन प्रकार हो गया? हाँ बच्चा, इसका भी प्रकार होता है, श्वसन के भी प्रकार होता है। और श्वसन हम लोग 2 प्रकार से लेते हैं। कितना? 2 प्रकार से, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिख दें, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना। श्वसन मुख्यतः कितना प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताइए, तो सर पहला हो गया ऑक्सी श्वसन। क्या उसका नाम है बच्चा, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, या उसी का दूसरा नाम क्या है आपका, इसी का आपका दूसरा नाम वायवीय श्वसन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। और दूसरा आपका क्या है, तो आपका दूसरा है बच्चा, दूसरा आपका है उसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन। और इसी का आपका दूसरा नाम क्या है, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग श्वसन यानी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। बताओ श्वसन को क्या, श्वसन क्या है, तो सर वायुमंडल में ऑक्सीजन रहता है, तो हम लोग बोल दिए कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को कहाँ प्राप्त करते हैं, तो सर हम लोग जान रहे हैं मानव के शरीर में। तो मानव शरीर के कहाँ तक, कोशिकाओं तक। कैसे कोशिका तक, तो ऑक्सीजन नाक या मुंह के द्वारा जाएगा, किसमें, फेफड़ा में। और फेफड़ा क्या करेगा, हर कोशिकाओं में भेज देगा, है ना। कोशिकाओं के यानी कि चारों तरफ कोशिका तक क्या कर देगा, भेज देगा, किसको, ऑक्सीजन को। और कोशिका में पहले से क्या मौजूद है, सर जी ग्लूकोज। जो हम खाना खाते हैं वो क्या किसके रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में जाके जमा हो जाता है। और वो किसका इंतजार करता है, ऑक्सीजन के, है ना। तब इसके साथ टूट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जिसके सहायता से हम कोई काम कर पाते हैं। अब आगे हम लोग जाने कि श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सी श्वसन, इसी को नाम क्या है, वायवीय श्वसन। और दूसरा अनॉक्सी श्वसन, इसी का नाम आपका होता है अवायवीय श्वसन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी ले लो बचवा स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बारीकी से जानेंगे कि ऑक्सी श्वसन क्या है और अनॉक्सी श्वसन क्या है। एकदम सिंपल है ना, क्या है, एकदम सिंपल। चलिए बच्चों, तो हम लोग पहले इसको क्या कर लेते हैं, क्लीन, है ना। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, तो सर जानेंगे ऑक्सी और अनॉक्सी के बारे में, है ना। क्या जानेंगे, ऑक्सी और अनॉक्सी के बारे में पारा पारी करके जानेंगे कि सर ऑक्सी श्वसन क्या है और अनॉक्सी श्वसन क्या है। तो चलो बचवा देखो, पहला आपका क्या था, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो सर वायवीय। क्या नाम है, वायवीय श्वसन। चलिए बताइए,
ऑक्सी श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन क्या है, किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, देखिए तो ऑक्सी, और ऑक्सी मतलब क्या होता है, देखो बढ़िया से देखो, ऑक्सी और जैसी जन लगा देंगे तो ऑक्सीजन, यानी कि कहीं ना ऑक्सी से क्या बन रहा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। फिर से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। उसी का दूसरा नाम वायवीय श्वसन। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए, क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं या कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम सिंपल, जहां भी ऑक्सी रहेगा, ऑक्सी से देखिए क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब हम लोग अनॉक्सी जान जाते हैं, क्या जानेंगे दूसरा, अनॉक्सी। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, इसी का सेकेंड नाम अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। बताइए ये क्या है, तो सर ये कहीं ना कहीं ये तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये अनॉक्सी, यानी कि ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो ये कहीं ना कहीं अ लगल है, और अ मतलब नहीं होता है, ना होता है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, है ना, जस्ट उल्टा। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सी, तो ऑक्सी से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें है अलगल यानी अनॉक्सी, यानी कि कहीं ना कहीं ना होगा, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है ना। हम लोग क्या लिख लिए कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। सर यहाँ से हमको एक प्रश्न उठ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन है, उसका उपस्थिति है, तब हम लोग संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाएगा। लेकिन सर आप ये बताइए कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास उपस्थित नहीं है, फिर भी हम कहाँ से क्रिया करेंगे, है ना, कहाँ से, ये कैसे बन जा रहा है सर जी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ना भी रहते भर में फिर भी हम कैसे श्वसन कर सकते हैं, है ना। आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तो हम आपको इस क्वेश्चन के जवाब आगे देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आगे देने वाले हैं। अगर आप लोग के पता होगा तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लिए क्या, ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी और अनॉक्सी। अब एक डिफरेंट, क्या डिफरेंट देखेंगे, एक यहाँ से प्रश्न आपका बनता है और वो हो सकता है ये प्रश्न आ भी सकता है, क्या है, तो ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर लिखें।
ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग बच्चा, है ना। लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आपका बनता है कि ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें, है ना। तो जब भी आपको अंतर लिखने के लिए आएगा, क्या लिखने के लिए आएगा? अंतर लिखने के लिए आएगा, तो आप सबसे पहले एगो बीचे क्या कीजिएगा? पाई पार दीजिएगा। क्या करना है? पाई पारना। उसके बाद एक तरफ आप लिखो ऑक्सी और एक तरफ क्या लिख दीजिए बच्चा? अनॉक्सी, है ना। एकदम सिंपल। क्या करना, अगर 5 नंबर में आ गया तो कम से कम 5 को लिखिए, और 2 नंबर में आता है तो कम से कम 2 को डिफरेंट, 2 को अंतर जरूर लिखिए। चलिए मान लीजिए 5 नंबर के है, तो सबसे पहला अगर आपको याद नहीं रहा अंतर, तो दोनों के हम अभी डेफिनेशन बताए ना, दोनों के डेफिनेशन क्या कीजिए? छाप दीजिए। एक अंतर हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। एक तो एकदम अंतर हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर आपके सामने दिख रहा है। बताओ, ऑक्सी के सेकंड नाम वायवीय श्वसन, अनॉक्सी के अवायवीय श्वसन। तो लिख दीजिए दूसरा में कि इसे वायवीय श्वसन कहते हैं और इसको अनॉक्सी में इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो चलो दोनों लिख लेते हैं, है ना। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। पहला क्या है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, है ना। एक अंतर हो गया। दूसरा क्या लिख ले बच्चा? तो दूसरा इस तरफ लिख लीजिए। अब इसमें लिखिए, इसमें पहला क्या लिखिए कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। एक हो गया अंतर। चलिए अब दूसरा अंतर क्या था? तो सर दूसरा अंतर एकदम आसान है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, है ना। और बताओ इसको? तो सर इसको अवायवीय कहेंगे, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग तीसरा देखेंगे। सर कि 2 को तो यहाँ से बन गया, है ना, डेफिनेशन से। अब हम लोग तीसरा कैसे लिखेंगे? तो तीसरा आ जाओ बचवा, देखो तीसरा क्या लिखेंगे आप सुनोगे अच्छा से, ठीक है। ऑक्सी में देखिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कहीं ना कहीं हम अभी आपको बताएं कि जहां भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा, क्या बताएं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि C6H12O6 वो ग्लूकोज है, और वो ऑक्सीजन के क्या करते रहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में न टूटता है, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इंतजार करते रहता है, और वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें यानी कि ऑक्सी श्वसन में इसमें जल और ऐसे लिख दो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है।
क्या लिख दिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब इसमें देख लो तीसरा, बताओ ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में था ना, ऑक्सीजन के क्या था, उपस्थिति में, तब नहीं टूट के क्या आ गया, हम अभी तोड़ के आपको दिखाए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था और जल। लेकिन बताओ ये कहा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ग्लूकोज के साथ, नहीं, तो बताओ इसमें होगा, तो सर इसमें नहीं होगा, तो लिख दो बच्चा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है ना, नहीं होता है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, क्या करते हैं, चौथा देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर वाला क्या करेंगे, क्लीन ले लिए, चलो अब देखिए आगे चौथा अंतर, कोई बता सकता है, चौथा अंतर कोई बता सकता है, तो सर चौथा अंतर भी आप ही बता दीजिए। देख लो बचवा, चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर क्या बोल रहा है आपको, सुनोगे अच्छा से। चौथा अंतर आपका ये बोल रहा, कहीं ना कहीं आप फिर से बताइए तो, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में था ना, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, तो बताओ जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तब पूर्ण ऑक्सीकरण करेगा ना, पूर्ण मतलब पूरा पूरा ऑक्सीकरण करेगा, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो बताइए ऑक्सीजन नहीं है तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण करेगा, पूरा पूरा ऑक्सीकरण करेगा, तो सर नहीं करेगा, तो वही चीज लिख देना, लिख दो। क्या लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें बताओ, इसमें क्या लिखेगा, तो इसमें आप लिख लीजिए क्या कि सर ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता, तो लिख लीजिए इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता है ना। बताओ इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, है ना, पांचवा क्या देखेंगे, पांचवा क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, पांचवा क्या बोलेंगे कि सर इसमें ग्लूकोज के, है ना, इसमें किसमें, ग्लूकोज के एक अणु जब टूटेगा, ग्लूकोज के कितना अणु, जब एक अणु टूटेगा तो आपका 38 एटीपी का निर्माण होगा। कितना, 38 एटीपी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। और इसमें बताओ बचवा, तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 एटीपी का निर्माण
निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत ना। अब बताओ पांचवा अंतर हो गया? तो हाँ सर जी हो गया। अब समझिए, आपको सबसे लास्ट वाला समझना है ना। तो देखो इसमें ग्लूकोज के जब अणु के गो टूटेगा, एगो। बताओ ग्लूकोज के हम लोग के अंदर एक अणु रहता है? नहीं सर, बहुत अणु रहता है। और बताइए जब ग्लूकोज के एक अणु टूट रहा, ग्लूकोज के एक अणु टूट रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। जब एक अणु टूट रहा है तो कितना एटीपी? 38 एटीपी के निर्माण हो रहा है ना। 38 एटीपी के निर्माण हो रहा। 38 एटीपी ऊर्जा लिख लीजिएगा और अच्छा रहेगा। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। अब चलिए हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब समझो, समझिए। समझो बच्चा। चलो देखो सर, सबसे पहले हमको ये बता दीजिए कि एटीपी के फुल फॉर्म क्या है ना। तो एटीपी के आपका फुल फॉर्म होता है बच्चा, आप देखोगे एटीपी के फुल फॉर्म, एटीपी के फुल फॉर्म, एटीपी के फुल फॉर्म आपका होता है एडेनोसाइन, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये आपका क्या हो गया? एटीपी के फुल फॉर्म। फिर से एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बताओ जब ग्लूकोज के एक अणु टूटता है, कितना अणु? एक अणु टूटता है, तो कितना एटीपी? 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज के जब एक अणु टूटता है तो कितना? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देख लेंगे हम लोग। अब आगे आप लोग समझोगे। यहां तक ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी लीजिए यहां तक स्क्रीनशॉट। अगर ना हो तो एक और लिख लीजिए आप लोग अंतर, है ना, ताकि वो एक्स्ट्रा याद रहे। लिख लीजिए कि यह माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, यह माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और बताइए ये कहाँ होता है? तो सर यह कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। और आप लोग को हम माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव बता चुके हैं। फिर से बताइए ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में। और बताओ अनऑक्सी श्वसन तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, एक वो एक्स्ट्रा लिखवा दिया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लीजिए। ले लिए? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब आप लोग के एक आध दो पॉइंट लिखवा देते हैं। देखिए चलो एक आध दो पॉइंट पहले लिख लो, स्टार मार के। अच्छा बताओ अब श्वसन, यानी कि जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो धीरे धीरे लेते हैं कि तेज? तो सर कहीं ना कहीं श्वसन हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे लेते हैं, है ना। जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो धीरे धीरे लेते हैं, और जब वही कोई व्यायाम करते हैं या दौड़ करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? तेजी से क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस तेजी से लेते हैं। और उस समय क्या करते हैं हम लोग? हपने भी लगते हैं, है ना। हम आगे आपको बताएंगे कि हम लोग दौड़ने से क्यों हपेंगे।
क्यों हाँफते हैं, है ना। आगे ये भी बताएंगे हम कि हम लोग के दौड़ने से जब भी हम लोग रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो शोल्डर है ना, घुटना एड़ी है और कमर है, ये सब में क्यों दर्द होता है हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट देख लेते हैं एक आध दो को। बताओ अभी क्या बोले कि सर अभी आप बोले कि श्वसन की क्रिया, कहीं ना कहीं श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है, यानी कि श्वसन हम लोग धीरे धीरे करते हैं। लिख लीजिए क्या लिखेंगे कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है। क्या लिखें कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है। मंद दहन मतलब धीरे धीरे, है ना, यानी कि हम लोग श्वसन की क्रिया क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, इसी में लिख लीजिए कि जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। जिसमें लगातार बताइए तो किसका खपत होती है, तो सर जैव ऊर्जा की खपत होती है। सर ये जैव ऊर्जा यानी ऊर्जा के क्या लेन देन है, हम अभी आपको बताएं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो कोशिकाओं में जाके किस चीज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है और ऑक्सीजन के क्या करते रहता है, वेट। जैसी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो क्या करता है, टूट जाता है और टूट के क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए हम क्या बोले कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है ना, जैव ऊर्जा की खपत होती है। यानी कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है शरीर से, है ना, जिसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद जल और ऊर्जा के निर्माण कर दे रहा है, जिससे हम लोग ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, किसी भी काम को कर पाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए नो दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, यानी कि मानव में श्वसन क्रिया के सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन आपका क्या देखिएगा, क्वेश्चन मानव श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यहां से आपका आ सकता है क्वेश्चन कि मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। सचित्र मतलब होता है चित्र के साथ, सचित्र मतलब चित्र के साथ होता है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे। तो इसका आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो अभी हम लोग आपको बताए हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले श्वसन के बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि भोज्य पदार्थों को, बताओ ग्लूकोज क्या होता है, भोज्य पदार्थ। हम लोग खाना खाते तभी ना कोशिका में जाके ग्लूकोज बनता है। तो लिखेंगे भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, है ना, क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या हो गया, भोज्य पदार्थ, और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो बोलेंगे कि भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन के फलस्वरूप, ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा के निर्माण से प्रक्रिया को, ऊर्जा के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि भोज्य पदार्थों को, आंसर में भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप बताया, क्या लिखे, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा के निर्माण के प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। जो हम बताए थे अभी आपको, वही चीज हम क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। क्या बोले
कि देखिए जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भोज्य पदार्थ से बनता है ना, ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप यानी ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया क्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा के, तो उसी को क्या कहते हैं, श्वसन। तो हम लिख दिया कि भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा के निर्माण के प्रक्रिया को कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसन। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस क्या सर जी, उस समीकरण को बना लेंगे। कौन सा समीकरण, देख लो एक बार, क्या था बताइए तो, भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज के सूत्र सर जी C6H12O6, यही ना था, और क्या था बताओ, क्या तो ऑक्सीजन आया, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना दिया, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण, जिसकी सहायता से कोई काम करते हैं हम लोग। इसको संतुलित करने के लिए क्या बताए थे, 6 लगा दीजिए, 6 है ना, आप लगा दो, ये आपका हो गया संतुलित। आप इसको देख लीजिएगा बराबर करके, ये आपका क्या हो गया, संतुलित। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र, लिख लिया श्वसन तंत्र, उसका क्या किया, समीकरण भी बना दिया। श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि श्वसन तंत्र का कितने अंग होते हैं, श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं, तो लिखेंगे कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। क्या लिख दिया बच्चा, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन होता है, अब आप लोग सुनिएगा। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, तो सबसे पहला पढ़ेंगे नासा गुहा, नासा गुहा। दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रसनी। और तीसरा में, तो सर तीसरा में बताइए आप, तो स्वर नली, स्वर नली। और चौथा में क्या पढ़ेंगे, ब्रोकाई। क्या पढ़ेंगे, ब्रोकाई। कि श्वसन करने के लिए कौन कौन अंग है ना महत्वपूर्ण है, हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जल्दी सा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या, तो देखते ये हैं कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन हैं, उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। बताइए श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग, तो सर सबसे पहले आप बताएं नासा गुहा। चलो तो नासा गुहा के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। पहला क्या था, नासा गुहा। क्या था, नासा गुहा। अब नासा गुहा के बारे में आप लोग जानोगे, किसके बारे में जानिएगा, नासा गुहा के बारे में, है ना, नासा गुहा के बारे में। सर नासा गुहा के मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, नाक। तो बताओ श्वसन अंग यानी कि श्वसन की क्रिया हम लोग सबसे पहले किस अंग से शुरुआत करते हैं, तो सर हम लोग सबसे पहले नाक से शुरुआत करते हैं, है ना। तो सबसे पहला अंग क्या हो गया, नासा गुहा यानी कि नाक। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नाक है वो श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, यानी कि श्वसन क्रिया जो करते हैं उसका प्रारंभिक अंग कौन है, नाक है। तो चलिए पहला हम लोग क्या लिख दें, तो सर पहला लिख दीजिए कि जो नाक है, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। क्या लिख दिए कि नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग, प्रारंभिक मतलब होता है पहला अंग होता है ना। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग है या होता है, लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, चलो है लिख दे देते हैं, है ना, कोई दिक्कत। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक यानी पहला अंग है,
यानी श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं, उसके लिए पहला अंग कौन जरूरी है? नाक, क्योंकि उसी की सहायता से हम लोग श्वसन कर पाते हैं। अब आगे हम लोग लिखते हैं, आगे क्या लिखेंगे कि बताइए नाक में कितने छिद्र होते हैं? तो सर जी हम सभी लोग जान रहे हैं, तो एकदम बेसिक बात है कि नाक में 2 छिद्र होते हैं। तो लिख दीजिए कि जिसमें, यानी नाक में जिसमें 2 छिद्र, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। यस सर जी, अब आया समझ में। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक यानी पहला अंग है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बताओ छिद्र के सहायता से क्या करते हैं? छिद्र के काम क्या है? तो सर हम सभी लोग जान रहे हैं कि छिद्र के काम कहीं ना कहीं हवा को अंदर करने के लिए किया जाता है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि छिद्र की सहायता से, छिद्र की सहायता से, छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है ना। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लोग आगे इसे में देखेंगे। बताओ नासा गुहा, यानी कि जो नाक के गुहा है, नाक के गुहा अंदर रुके है ना, उस गुहा के दीवार पर, नासा गुहा के दीवार पर हम लोग के क्या होता है? तो सर हम सभी लोग ये भी जान रहे हैं, बेसिक कॉमन बात है कि नासा गुहा के दीवार पे कहीं ना कहीं बाल होता है। क्या होता है? बाल। तो आइए ये भी चीज को लिखते हैं कि नासा गुहा के दीवार पर, नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। अच्छा बताओ, अब ये बताइए कि बाल क्यों पाया जाता है? नासा गुहा के दीवार पर बाल क्यों पाया जाता है? तो हम बताते हैं, नासा गुहा के दीवार पर बाल इसीलिए पाया जाता है ताकि जो आप श्वसन जब करें, जब हवा को अंदर लें नाक की सहायता से, जो हवा में धूलकण होता है, जीवाणु होता है, वो आपके शरीर के अंदर ना जाए। यानी कि शरीर के अंदर धूलकण और जीवाणु को जाने से रोकने का काम कौन करता है? आपका बाल करता है, जो नासा गुहा के दीवार पर होता है ना। तो चलिए हम वही चीज को क्या करते हैं, लिख देते हैं कि जिसके कारण, क्या लिखें? जिसके कारण हानिकारक जीवाणु और धूलकण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है ना। यहां तक कोई दिक्कत? जिसके कारण हानिकारक जीवाणु और धूलकण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। कौन? तो नासा गुहा के दीवार पर जो बाल है वो। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका हो गया कंप्लीट। एक बार पूरा पढ़ लीजिए। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं जिसके कारण हानिकारक जीवाणु और धूलकण को शरीर के अंदर जाने से रोकती है ना। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, क्या? ग्रसनी। क्या देखेंगे दूसरा? ग्रसनी। चलिए ग्रसनी एकदम ये सिंपल है। सर सिंपल कैसे? देख लो सिंपल कैसे। तो हम इसमें मात्र एक लाइन लिखेंगे। अब वो लाइन ये है कि नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को, यहाँ से चित्र पार देंगे। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब हम लोग चित्र देख लेते हैं ताकि ये बात आपको अच्छा समझ में आ जाए कि नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। चलिए हम लोग चित्र एकदम पारने के लिए, एकदम चित्र आपका आसान है। मानव श्वसन तंत्र के चित्र एकदम आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, तो सर जी कैसे करेंगे आप बताइए। ऐसे करेंगे, ऐसे पहले पार लीजिए, ऐसे पारने आएगा 2 पाई। हाँ सर जी, अब 2 पाई ऐसे जब पार लिए, चलो छोटा कर लो, 2 पाई पार लिए तो इसको ऐसे नहीं करने आएगा सर, एकदम आराम से करने आ जाएगा। अब बताओ ये 2 पाई हम एगो और ऐसे सटा के ऐसे नहीं पार देंगे। हाँ सर जी, इसको भी पार देंगे। अब बताओ, अब 2 हम लंबा लंबा पाई यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं पार देंगे। हाँ सर, ये भी पार देंगे। सही में एकदम आसान है सर जी। अब बताओ, अब तुमको घुमाने नहीं आएगा, ऐसे घुमा लीजिएगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, इसको ऐसे घुमा लीजिएगा, इसको अच्छा से घुमा लो, है ना। पहले इसको ऐसे कर दीजिए और फिर इसको क्या कीजिए, ऐसे घुमा के लेके आ जाइए। बताओ, ये नहीं करने आएगा, छोटा बड़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही जैसा है ना। बताइए, ऐसे करने आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। अब बताओ, ये जो आगे है इसी को आप क्या कीजिए, इसी को आपको ऐसे ऐसे, बताओ ये बताओ ऐसे ऐसे खींचने नहीं आएगा, तो हाँ सर एकदम आ जाएगा। ऐसे खींचो, ये ऐसे खींच दो, फिर बताओ, फिर ऐसे खींच दीजिए, है ना, ताकि ये क्या बन जाए। फिर यहाँ से निकाल दो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे निकाल दीजिए, फिर ऐसे निकाल दो। चलिए फिर ये आगे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से बंद कर दीजिए, फिर ऐसे कर दो, फिर बंद कर दो। इसी प्रकार से आपको बना लेना। फिर इसको क्या कर देना, फिर इसको बंद कर देना। घैला टाइप के चारों तरफ बना लोगे, है ना। चारों तरफ क्या कीजिए, घैला टाइप के। इसमें भी आपको यही करना है जी, बस आगे बढ़ा के यहाँ पर काट के बस 2 पाइप पारते जाना है और घैला बनाते जाना है ना। चलिए, एकदम आसान है ना। क्या है, आसान है। चलिए करो में बना लो, और बना लो, जितना चाहे उतना मन बढ़ा लीजिए, है ना। यहाँ से ये भी बना लो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको घैला तो बनावे आएगा, एकदम सिंपल है। इससे सिंपल कहीं चित्र आपको नहीं मिल सकता। आप क्या कीजिए, ये ऐसे ऐसे बना लीजिए, है ना। क्या कीजिए, ऐसे ऐसे कर लो। कर लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत सर जी? नो दिक्कत। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको कैसे घुमाना, तो देख लो बचवा, यहाँ से आपको 9 पाई पार दीजिएगा गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? बताओ, 9 पाई पार लिए? हाँ सर। अब यहाँ से क्या करना है, तो आप यहाँ पे एक बक्सा बना लीजिए। बक्सा बना भी आ जाएगा सबके। अब बक्सा जब बना लोगे, और छोटा कर लो, है ना। का चित्र हमको छोटा इसीलिए करने पड़ रहा है कि हम लोग पहले क्या किए, लिख लिए। चलिए बक्सा बना लिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। चलो अब हम लोग बना लिए, इसको थोड़ा और अच्छा से बना लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, और अच्छा से बना लेते हैं। चलो बनाओ, कलर चेंज कर दें, कर दीजिए सर जी। चलिए इसको ऐसे बनाओ, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ये आपका बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत सर जी? नो दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, नामाकरण कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। लिख लो, ये आपका क्या हो गया, तो सर ये कहीं ना कहीं आपका हो गया नासिका। बताओ ये क्या हो गया, तो सर ये नासिका हो गया, तो ये आपका हो गया नासा गुहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बताओ ये क्या है,
ये क्या है बचवा, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए बच्चों, तो इसको बताओ, नासिका बोलते हैं इसको, नासा गुहा नहीं, दोनों तो नासिका मतलब दोनों तो नाके हो गया, इसको नाम नहीं होगा, ये होगा आपका क्या, मुख। मुख मतलब क्या हो गया, ये मुंह, क्या हो गया, मुंह। बताओ, ये नासिका हो गया, ये मुख हो गया। बताओ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ये जो आपका है ये क्या है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। इसी को और क्या नाम है, तो सर जी कंठ, है ना, कंठ भी बोलते हैं। और इसी का और क्या नाम हो सकता है, तो लैरिक्स, लैरिक्स। चलिए आगे देखो, आगे ये आपका है, ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको कहीं ना कहीं हम बोलेंगे श्वसनली, श्वसनली, है ना। आगे बताइए इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी, है ना। बताओ ये गोल गोल जैसा है, इसको क्या बोलेंगे, कुपिकाएं, कुपिकाएं। चलिए आगे, जो ये डंडवा जैसा इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप बोलेंगे बचवा श्वसनिकाएं। क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं। ये आपका नामकरण हो गया। और इसमें कुछ छूट रहा, तो एक चीज और छूट रहा, देखो ये आपका जो बना इसे, ये इसको हम लोग बोलते हैं मध्यपाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्यपाट, मध्यपाट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया। सबसे हल्का चित्र आपका यही है। अच्छा, इसमें और भी एक आध दो नाम छूट रहा है, वो क्या क्या, तो देखो ये जो दोनों हम लोग बनाए, ये दोनों क्या है, तो सर ये दोनों कहीं ना कहीं आपका फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा, ये दोनों फेफड़ा। और ये जो ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, वो आपका है पसलियां। क्या है, पसलियां। चलिए ये आपका नामकरण पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे आसान चित्र है मानव श्वसन तंत्र का, है ना। क्या करना है, 2 गो पाई, बीच में 9 गो पार लीजिएगा, 1 गो डब्बा बना लीजिएगा, ऊपर से ऐसे घुमा के मुंह जैसा बना लीजिएगा, और 2 गो ऐसे निकाल दीजिएगा, और बस क्या कीजिएगा, पाई पाई खींच के घैला वाला बना दीजिएगा। सबसे सिंपल। और इसको ऐसे किसको नहीं डिजाइन देने आएगा, है ना। सबसे सिंपल चित्र है। तो इसको क्या बोलते हैं, मध्यपाट, डायफ्राम। ये गोलका वाला के कोपिका है, ये डंडवा वाला क्या बोलते हैं, श्वसनिका है। बताओ इसको क्या बोलेंगे, श्वसनी। ये जो बताओ ये नली जैसा है ना, तो श्वसनली। ये स्वर यंत्र जिससे हम लोग बोलने के लिए क्या करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं। आगे ये है आपका ग्रसनी, ये आपका हो गया मुख, और ये हो गया नासिका। ये दोनों आपका क्या, फेफड़ा है, और इसी को बोलते हैं क्या, पसलियां। कोई दिक्कत, हम लोग चित्र को रहने देंगे, और आगे हम लोग, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो। अच्छा, इसके लिए हम लोग चित्र बताए थे ना, तो इसके लिए चलो समझो। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। देखिए देखिए, नासा गुहा, बताओ ये नासा गुहा यही है, नासिका। देखिए तो यहां से ही घूम रहा है, देखो यहां से, देखिए नासा गुहा यहां से घूम रहा है, तो देखिए नासा गुहा के आगे, एक आगे घुमावदार, देखिए तो घूम रहा है, उसी आगे वाला जो संरचना, ये जो संरचना है, उसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। कोई दिक्कत, देखिए तो नासा गुहा के आगे जो घुमा हुआ है, यानी घुमावदार जो संरचना है, उसी को ग्रसनी कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, है ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देख लेते हैं अब आगे, आगे देख लो बच्चा। एकदम 1 से 2 पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, मानव श्वसन तंत्र खत्म। मानवीय श्वसन तंत्र नहीं, पूरा श्वसन खत्म, 2 पार्ट में श्वसन खत्म। अगला आपका क्लास में हो जाएगा ये खत्म, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर जी तीसरा आप बता दिए हम लोग के, क्या बताए हैं, तो तीसरा आप बता दिए हैं स्वर नली। क्या बताए हैं, स्वर नली। जरा रेट से लिख देते हैं, स्वर नली। अब स्वर नली के बारे में आप अच्छा से समझोगे। किसके बारे में, स्वर नली के बारे में। स्वर नली, देखिए इसी को स्वर यंत्र, स्वर नली, है ना, ये आगे जैसा, उसी को स्वर नली ये आपका है। इस स्वर नली को क्या कहा जाता है, स्वर मतलब आवाज, और नली मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका नली ऐसे बना हुआ रहता है ना, जो स्वर के नली है, उसी को स्वर नली कहते हैं। समझे। चलिए आगे इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ,
सुनो अच्छा से, फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में ही खुलता है। फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि फैरिक्स के पीछे, यह हमेशा फैरिक्स के पीछे रहेगा, और चौड़ी फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में। देखिए तो चौड़ा नला है ना, चौड़ा नली है ना, हाँ सर जी है। तो हम लोग क्या लिख दिए कि फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जी नो दिक्कत। फिर से किसके पीछे? तब फैरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुल रहा, उसी को क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। अब सुनिएगा, ये जो आप देख रहे हैं जो निकला हुआ है, इसी के जो ये फैरिक्स के पीछे है और ये चौड़ा नली के रूप में खुलता है, इसी को क्या कहते हैं, स्वर नली। और ये जो आपका निकला हुआ है ना, इसी को कहते हैं आवाज का केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, आवाज का केंद्र बिंदु। तो हम लोग लिखेंगे कि इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि लैरिक्स नहीं, फैरिक्स। देखो फैरिक्स जिस छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है, देखिए तो ये है लैरिक्स, है ना। तब फैरिक्स जिस छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, है ना। फिर से फैरिक्स जिस छिद्र रहता है, इसमें छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है, लैरिक्स में खुल रहा है, उसे क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। अब ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर एक क्या होता है, ढक्कन होता है। यहाँ पर एक क्या होता है, ढक्कन। तो लिखेंगे कि ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, एक ढक्कन होता है जिसे एपी ग्लॉटिस कहते हैं, है ना। फिर से फैरिक्स जिस छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। देखिएगा कभी हम लोग खाना खाते हैं ना, कभी तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ग्लॉटिस बंद रहता है। अच्छा, हम लोग जो खाना खाएंगे और आप अगर ग्लॉटिस यहाँ पे नहीं रहा, है ना, ग्लॉटिस के अगर ढक्कन आपका बंद नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, नाक में खाना चल जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि सड़क गए, है ना। कोई हमारा क्या हो गया, नाम ले लिया। कोई ऐसा बात नहीं है। आपका जो ग्लॉटिस होता है उसका ढक्कन क्या होता है, खुला रह जाता है कभी कभी। इसके कारण आपका खाना जब खाते हैं तो क्या होता है, नाक से एक आध दाना नाक में चला जाता है। यदि जब वो ग्लॉटिस है वो अगर बंद रहेगा तो हम लोग बढ़िया से खा पाएंगे, है ना। भगवान हम लोग क्या किए हैं, भगवान हम लोग को बहुत फुर्सत से बनाया कि आप एक ही बार में ग्लॉटिस यहाँ पे क्या रहता है, बंद रहता है। एक ही बार में आप मान लो ग्लॉटिस अगर खुला रहा और हम लोग खाना खाएं,
तो हम लोग जो भी खाना खाएंगे वो नाक में भी आ जाएगा, है ना। इसके लिए हमको क्या दे दिया, ग्लोटिस। ग्लोटिस एक ढक्कन के टाइप जिसका हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। वो जब हम लोग खाना खाएंगे तो वो क्या रहता है, बंद। क्या रहता है, बंद। लेकिन वो कभी कभी खुला रह जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सरक जाते हैं और नाक में क्या हो जाता है, भात चला जाता है ना। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, तो उसी को आप लोग बोल देते हैं कि सरक गए, है ना। तो आपका ढक्कन खुला हुआ रह जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस के एक ऊपर क्या होता है, ढक्कन, उसी को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। सॉरी, ग्लोटिस के ऊपर रहता है एक ढक्कन, उसी को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इस ढक्कन का क्या नाम है, एपिग्लोटिस। अब आगे क्या देखेंगे, जिसका कार्य, अभी हम आपको क्या बताएं कि जिसका कार्य क्या रहता है, जिसका मुख्य कार्य खाना को नाक में जाने से रोकना। जिसका मुख्य कार्य क्या है, जिसका मुख्य कार्य खाना को नाक में जाने से रोकना। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर से, इसका मुख्य काम क्या है, एपिग्लोटिस के मुख्य काम, ये खाना को नाक में नहीं जाने देता है, नाक में जाने से रोकना, ये बंद रहता है। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, बचवा ले लिए। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, चलो लास्ट देखते हैं। और सर लास्ट क्या था, तो लास्ट आपका था बचवा, क्या था सर जी, तो आपका लास्ट है, उसका नाम है ब्रोकाई। क्या नाम है, ब्रोकाई। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रोकाई के बारे में, तो सुनिएगा अच्छा से। स्वरनली, कौन, स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर, एक क्या होता है, वक्ष गुहा। तो स्वरनली, जो ये स्वरनली है वो वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए, स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो रहा है। स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो रहा है, दो भागों में विभाजित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रोकाई। तो हम लोग लिख लेते हैं कि स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। देखिए तो स्वरनली वक्ष गुहा में पहुंचकर देखिए तो दो भाग में विभाजित हो रहा है, हाँ सर, दो भाग में विभाजित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकाई। और अभी आपका इस लाइन एकदम अपने समझ जाओगे। और प्रत्येक भाग प्रत्येक भाग में एक फेफड़ा पाया जाता है। बताओ है, हाँ सर जी है। देखिए तो स्वरनली वक्ष गुहा में जाकर विभाजित हुआ, उसी को ब्रोकाई कहते हैं। और देखिए तो, पर जब दोनों भाग में जाकर विभाजित हुआ तो दोनों भाग में क्या है, एक को देखिए तो फेफड़ा है, हाँ सर है। तो बताओ, ये समझ गए हैं कि स्वरनली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में विभाजित हो रहा है, उसी को ब्रोकाई कहते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा पाया जाता है, एक एक फेफड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी अब स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी देख लो बच्चा, जल्दी जल्दी। चलो देखिए क्या देखेंगे सर, तो देखेंगे हम लोग जीवों के प्रमुख श्वसन अंग।
जीवों के प्रमुख श्वसन अंग। चलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन बन भी जाएगा, है ना। जीवों के प्रमुख श्वसन अंग, यानी कि बहुत सारे जो जीव है उसका श्वसन अंग क्या क्या है बताइए। आप लोग बताओ तो, बताओ आप लोग। पहला जो मानव है उसका श्वसन अंग क्या है, तो सर अभी आप बता दिए कि मानव के श्वसन अंग क्या है। बताओ दूसरा बताइए, मछली के श्वसन अंग क्या है, और बताइए। ऑक्टोपस के क्या है, ऑक्टोपस। चलो और बताओ, बताइए। उसके बाद क्या ले लें, कॉकरोच। बताओ और क्या ले लेते हैं, हो गया आपका मक्खी और मच्छर, मक्खी मच्छर, और बताइए कीट हो गया, और बताइए कॉकरोच हो गया। ये सब किसी से लेता है, इसका श्वसन अंग क्या है। और बताइए आप, सांप हो गया, सांप। और बताओ सांप के बाद क्या हो गया, पक्षी हो गया और शेर हो गया। ये सब का श्वसन अंग क्या है। और बताइए आप, और बताओ बचवा, चूहा हो गया, इसका श्वसन अंग क्या है। और बताइए, और बताओ, केचुआ, क्या उसको बोलते हैं, केचुआ। और बताइए एक और कम से कम, सर एक और, तो एक बताइए, मेढक ले लीजिए, मेढक। इस सब के श्वसन अंग के जल्दी जल्दी नाम बताओ तो, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए। तो सर आप ही लिख दीजिए, देख लो। मानव के श्वसन अंग कौन है, तो सर जी फेफड़ा। मानव के कौन है, फेफड़ा। मछली के बताइए, तो सर गलफड़ा, गलफड़ा या गिल्स। श्वसन अंग क्या है मछली का, गलफड़ा या गिल्स। सांस किससे लेता है, गलफड़ा या गिल्स। आगे देखिए, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये भी, इसका भी श्वसन अंग क्या है, गिल्स। अब बताओ, मक्खी मच्छर कीट कॉकरोच, ये सब किससे से, तो ट्रैकिया से। अब हमारे पास तो है नहीं क्या डिजिटल बोर्ड के, आप लोग को दिखाएं 3D डायमेंशन, है ना। 3D डायमेंशन आप लोग को दिखाते हैं अगर स्क्रीन बोर्ड रहता तो, लेकिन अभी चित्र पार के दिखाना इम्पॉसिबल है, बहुत समय चल जाएगा। सांप पक्षी से ये हम ही लोग के जैसा है, तो ये सब भी क्या करेगा, ये सब के भी श्वसन अंग फेफड़ा है। बताए चूहा, तो सर चूहा के क्या हो सकता है, तो इसका भी फेफड़ा है। अब बताइए केचुआ, केचुआ बताओ तो सर केचुआ त्वचा, क्या होता है, ये त्वचा से। मेढक बताइए तो, ये भी आपका त्वचा से, क्या होता है, त्वचा से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। केचुआ और मेढक ये सब क्या करता है, अपना जो श्वसन की क्रिया है, जो श्वसन अंग है, वो क्या करता है, त्वचा से कर लेता है श्वसन की क्रिया, है ना। मेढक और कौन, केचुआ। चलिए यहां तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लो, हो सकता है ये क्या आ जाए ऑब्जेक्टिव में, कि मानव के श्वसन अंग फेफड़ा, मछली के गलफड़ा गिल्स, ऑक्टोपस के गिल्स, मक्खी मच्छर कीट कॉकरोच ट्रैकिया, सांप पक्षी से फेफड़ा, चूहा फेफड़ा, केचुआ त्वचा, मेढक त्वचा। जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए बचवा, अब बताओ ले लिए, चलिए ले लिए। तो अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, जो हम लोग पहला में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बता दें कि नेक्स्ट क्लास में, तो सर जी नेक्स्ट क्लास में ना तो लंबा क्लास चल जाएगा, है ना। हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, तब भी आपको अच्छा से हम बताएंगे, है ना। क्या बताएंगे कि हम लोग दौड़ते समय क्यों हंपते हैं, क्यों हंपते हैं दौड़ते समय, दौड़ते समय, पहला क्वेश्चन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताइए तो, दूसरा क्या है, तो सर जी दूसरा ये बताए थे कि दौड़ते समय दर्द क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और भरपूर क्या कीजिएगा, आप शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी हो, है ना। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग के पास
न्यू वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को श्वसन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक की जय हिंद जय भारत।